आगे बढ़ते हैं। एक प्रोसेस देखते हैं, रिवर्सिबल कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जहां आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट होने की वजह से डेल वी जीरो हो गया, और डेल वी अगर जीरो हो रहा है तो पीवी वर्क भी आपका जीरो हो गया। तो पीवी वर्क जीरो हो गया तो डेल डब्ल्यू जीरो। तो फर्स्ट लॉ में क्या हो गया कि ये डेल डब्ल्यू वाला टर्म जीरो हो गया, तो डी ई डी क्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको 21 इक्वेशन नंबर 21 बोल दिया। तो अब देखिए, अब आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस समझिए ठीक से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एडियाबैटिक सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, नेचर में भी अगर आप साइंटिस्ट बनेंगे आगे जाके तो आप एडियाबैटिक प्रोसेस से बहुत कुछ सीख सकते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मान लीजिए आपका अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है, जो लोएस्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर को क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर में कन्वेक्टिव प्रोसेसेस होते हैं कि हवा ऊपर नीचे इस तरह होते हैं। तो वो जो एटमॉस्फेयर जो कन्वेक्शन हो रहा है, इधर उधर जो घूम रहा है, वो पूरा प्रोसेस लेकिन एडियाबैटिक होता है। अब एडियाबैटिक क्या होता है वो समझेंगे, लेकिन अब ये समझिए कि अर्थ का जो लोअर एटमॉस्फेयर में मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस जो होते हैं वो एडियाबैटिक प्रोसेसेस होते हैं। सिर्फ अर्थ पे ही नहीं, आगे के बहुत प्लैनेट्स में भी। आप वीनस का देख लीजिए, आप जुपिटर का देख लीजिए, सैटर्न का, टाइटन का, ये सारे यूरेनस का, नेपच्यून का, जितना भी एटमॉस्फेयर है, ये सारे एटमॉस्फेयर आपका एडियाबैटिक वे में बिहेव करते हैं। अगर आपको इन सब अगर आगे जाके आपको प्लानिटरी रिसर्च करना है तो कैसे कीजिएगा? अगर आपको एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं समझ में आएगा तो वो नहीं कर पाइएगा। वो समझने के लिए आपको एडियाबैटिक समझना ही पड़ेगा। तो यहां समझते हैं एडियाबैटिक क्या होता है। ठीक है, एडियाबैटिक क्या होता है? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, डेल क्यू जीरो होगा। डेल क्यू जीरो होने से क्या हो जाएगा? बहुत ईजी है। फर्स्ट लॉ तो यही है, हमेशा फर्स्ट लॉ यही होता है, डेल क्यू जीरो हो गया। अब डेल क्यू जीरो हो जाने से हमारा लॉ सिंप्लीफाई होके क्या हो गया? ये हो गया, डेल ई इज इक्वल टू माइनस डेल डब्ल्यू। ये सिंप्लीफाई होके आपका ये लॉ बन जाता है। ठीक है, अब ये लॉ बन जाता है तो इसको अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए कोई एक गैस है या फ्लूइड है, कोई भी सिस्टम है, वो एक्सपैंड कर गया। एक्सपैंड मतलब क्या? डेल डब्ल्यू जीरो। बहुत बार बताएं कि डेल डब्ल्यू जब एक्सपैंड कर रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो डेल डब्ल्यू जीरो ग्रेटर देन जीरो हो रहा है, पॉजिटिव है। तो यहां पे आपको क्या लग रहा है कि डेल ई क्या हो जाएगा? किसके वजह से? नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि कोई गैस अगर एक्सपैंड कर रहा है तो वो गैस का डीई कम हो जाएगा, और डीई कम हो जाने की वजह से वो क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। तो अगर कोई गैस एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है उस सिस्टम में, अगर वो गैस एक्सपैंड किया है तो वो ठंडा हो जाएगा। ठीक है, अब आप सोचिए कि कहां कहां आप देखें कि गैस जैसे ही एक्सपैंड किया और ठंडा हो गया। अब एक उसका उल्टा सोचिए कि कंप्रेशन हो रहा है, आप गैस को भर रहे हैं, कहीं कंप्रेस कर रहे हैं, लेकिन आप एडियाबैटिक वे में कर रहे हैं कि हीट लॉस होने नहीं दे रहे हैं। तो जो कंप्रेस किए उस वजह से आपका वर्क डन नेगेटिव हुआ, और वो वर्क डन नेगेटिव होने के वजह से यहां पे नेगेटिव और नेगेटिव वर्क डन मिलकर डेल्टा ई को क्या बना दिया? पॉजिटिव। तो डेल्टा ई पॉजिटिव मतलब डेल्टा ई ग्रेटर देन जीरो हो गया, वार्म हो गया। अब आप सोचिए कि कहां आप कंप्रेस कर रहे हैं और हीट ज्यादा बढ़ रहा है। कहीं आप फील किए हैं इस तरह को होते हुए? देखे हैं कहीं पे कि आपने गैस भर रहे हैं और वो चीज गर्म हो जा रहा है? आप सोचिए, ये जरूर देखे होंगे। ठीक है, तो इस तरह का सिस्टम होता है एडियाबैटिक सिस्टम। तो ये तो हो गया एक इंटुइटिव वे से समझना है कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली, कि अगर डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा ई का साइन ऑपोजिट हो रहा है यहां पे। ठीक है, तो एक्सपेंशन में कूल और कंट्रैक्शन में वार्म हो जाता है एडियाबैटिक प्रोसेस में। अब देखते हैं थोड़ा मैथमेटिकली इसको इजीली समझने। मैथमेटिक्स में क्या होता है? कैलकुलेशंस इजी हो जाएगा। अब देख लेते हैं मैथमेटिक्स क्या बोलता है। सीवी बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। सीवी आपको क्या पता है? डेल ई बाय डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यही होता है सीवी। इसको रीअरेंज कर दिया तो डीई क्या हो गया? सीवी डी टी। कोई दिक्कत नहीं है, डीई हो गया सीवी डी टी, लिख दिया सीवी डी टी। और डीई यहां से क्या निकला था? माइनस डी डब्ल्यू, है ना? तो इसी को यहां पे लिख दिया माइनस डी डब्ल्यू, और माइनस डी डब्ल्यू क्या था? माइनस पी डीवी। तो ये क्या हो गया? सीवी डी टी इज इक्वल टू माइनस पी डीवी। कोई दिक्कत नहीं, दोनों चीज का इक्वेशन लाए, डीई का वैल्यू दो जगह से लाके इक्वेट कर दिए, सीवी डी टी इज इक्वल टू माइनस पी डीवी। ठीक है, अब देखिए यहां पे फिर से देखिए, ये पी आया, ये वी। क्या करना होगा? पी को रिप्रेजेंट करना होगा वी के टर्म्स में, आइडियल गैस लॉ में, तो एनआरटी बाई वी वही लिख दिए हैं, माइनस साइन यहाँ रहा, पी को लिख दिए हैं एनआरटी बाई वी, ये डीवी रह गया, सीवी डी। अब सीवी, अब ये वाला टेम्परेचर यहाँ नीचे आ गया है। ठीक है, ये वाला टेम्परेचर नीचे आ गया है, तो इसको हो गया सीवी बाई टी डी टी,
और यहाँ हो गया nr बाय वी dv, है ना, वही रह गया, सिर्फ टेम्परेचर को हम इधर ला के आ दिया और फिर क्या कर दिया, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दिए, इनिशियल से फाइनल, 1 से 2, 1 से 2, ये dv है तो v1 से v2, t है तो t1 से t2। अब एक एजम्पशन लेते हैं कि cv को अज्यूम करते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, cv टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये हम एक एज्यूम कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप अगर 17 डिग्री से 18 डिग्री वाला अगर देख रहे हैं तो उसमें भी cv सेम आएगा, और मान लीजिए 18 से 19 में भी cv सेम आएगा। तो ये एक ठीक ठाक एजम्पशन एक है, बहुत हर जगह ट्रू नहीं होगा, बट मोटा मोटी जगह पे ये जनरल केसेस में ट्रू होता है कि cv इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो अगर वो कर दिए तो cv तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ गया dt बाई टी, फिर से आपका वही ln t, तो यहीं पे आ गया ln t, तो ln फाइनल बाय इनिशियल, तो ln t2 बाय t1, ठीक है, cv का आ गया। फिर देखिए यहाँ पे देखिए माइनस nr, ठीक है, माइनस nr, और ये फिर से dv बाई v, तो ln v, तो क्या हो गया v2 बाई v1 माइनस। अब क्या कर रहे हैं, ये माइनस को हम, माइनस साइन हमको नहीं पसंद है, तो माइनस साइन नहीं पसंद है, लॉग में याद कीजिए कि माइनस साइन अगर इसके अंदर ले जाते हैं तो ये साइन चेंज हो जाता है, ये इसका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर एक्सचेंज हो जाता है माइनस चेंज को हटाने के लिए, तो हटा देते हैं, अच्छा रहेगा। तो माइनस अंदर चला गया और ये एक्सचेंज हो गया, तो v1 बाई v2 हो गया ये चीज़, ठीक है। इसी को अरेंज करके लिख दिया कि cv ln t2 बाई t1 इज इक्वल टू nr ln v1 बाई v2, सेम है, उसको एक अलग कलर से लिख दिया और इसका इक्वेशन का नाम नंबर कर दिया 22, ठीक है, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, एडियाबैटिक प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अगर आपको मान लीजिए कि कोई एक गैस है, उसको मान लीजिए आपको बोला गया है कि आपको T1 से T2 में जा रहा है गैस, इतना मोल है गैस का और आपका वॉल्यूम इतना है, V1 इनिशियल था, V2 आप निकालिए तो यहाँ से निकाल देंगे, V1 यहाँ पे आपको T1 T2 और V पता दे देगा, आपको चौथा निकालने बोल देगा, ये सब चीज़ तो कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है। तो इससे निकल जाएगा 22, इसी को रोल ओवर करते हैं आगे, यही वाला 22 हम लिखे हैं जो सेम वहीं पर 22 था। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, अब हमको ना ये नेचुरल लॉग भी पसंद नहीं है, तो नेचुरल लॉग को भी हटाते हैं। नेचुरल लॉग हटाने के लिए क्या होता है, e टू द पावर में चला जाता है ना, तो ये दोनों, ये नेचुरल लॉग मतलब ये था, तो अब क्या होगा कि इसको सिंप्लीफाई अगर कर देंगे तो इस तरह से आ जाएगा कि t2 बाई t1 टू द पावर cv, नॉर्मल मैथ्स लॉगरिदम है, तो ये हम डील नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, आपको आता ही होगा, t2 बाई t1 cv, और यहाँ पे हो गया v1 बाई v2 nr, दोनों तरफ से नेचुरल लॉग था, खत्म हो गया, तो इस तरह से आ गया t2 बाई t1 टू द पावर cv, v1 बाई v2 टू द पावर nr, ये आ गया। ये देखिए, यह देखें t2 बाई t1 है, यहाँ v1 बाई v2 है, ठीक है, तो ये हम एक और इक्वेशन आ गया 23, इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे आपका नेचुरल लॉग का झमेला नहीं रहेगा, ठीक है। इस चीज को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, cv इस पावर में लेफ्ट हैंड साइड में था, हम बोले कि नहीं, एक साइड में पूरा पावर हटा दीजिए, तो हम दूसरे साइड में cv को लेके चले गए, तो ऐसे हो गया स्क्वायर रूट टाइप का जो फंक्शन आता है, तो एक में पावर था तो दूसरे में वो रूट में चला गया, तो nr बाई v, तो t2 बाई t1 इक्वल टू v1 बाई v2 टू द पावर nr बाई cv, तो ये नंबर 24 इक्वेशन इसको लिख देते हैं, ठीक है। अब याद कीजिए इक्वेशन नंबर 19, बहुत सिंपल इक्वेशन था गैस लॉ के लिए, अब थोड़ा देर पहले डिराइव किए थे, cp माइनस cv क्या था, nr था, ठीक है, इसी चीज को यहाँ पे हम यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है nr बाई cv, तो ये nr बाई cv, तो यहाँ पे अगर हमने एक नीचे cv करना चाहते हैं तो इस साइड में हमको cv से डिवाइड करना होगा, तो राइट हैंड साइड को cv से डिवाइड कर दिए, लेफ्ट हैंड साइड को भी cv से डिवाइड कर दिए, ठीक है। डिवाइड कर देने पे क्या हो गया कि ये cp बाई cv माइनस cv बाई cv 1 हो गया, cv बाई cv तो 1 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया nr बाई cv, ये जो आया ना cp बाई cv, एक नया टर्म यहाँ पे जो आ रहा है, इसको हम लोग सिंपली बोल देंगे गामा से रिप्रेजेंट कर देंगे, cp बाई cv किसी एक गैस का गामा, और उसको बोल देंगे यही, इसी रेशियो को एडियाबैटिक एक्सपोनेंट बोल देंगे, ठीक है, तो कुछ बड़ा बात नहीं है, cp बाई cv गामा, ठीक है, इजी लिखने के लिए cp बाई cv क्यों लिखेंगे, इजी लिखने के लिए गामा लिख देते हैं, तो ठीक है, गामा लिख दिए भाई, इसको एक नाम दे दिया अच्छा सा, एडियाबैटिक एक्सपोनेंट। हुआ यही कि ये हो गया गामा माइनस 1 nr बाई cv, तो ये nr बाई cv को भी क्या करेंगे, गामा माइनस 1 लिख देंगे, तो वही किए हैं, यही है, ये था गामा माइनस 1 nr बाई cv, इक्वेशन नंबर 25, ठीक है, और गामा था cp बाई cv,
ठीक है। अब इसी को अगर हम 1 मोल के लिए अगर बोले ना तो इसको इस तरह से भी बहुत जगह रिप्रेजेंट करते हैं, एम से कमा। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्या एम से रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, ये 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए था। फिर ये समझिए कि गामा माइनस 1 NR/CV कैसे आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब आपका था ये वाला, देखिए ये इक्वेशन नंबर 24 देखिए, T2/T1 इज इक्वल टू V1/V2 NR/CV, और NR/CV का वैल्यू क्या है, गामा माइनस 1। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से यहाँ कैसे आया, सिर्फ इस चीज को हम गामा माइनस 1 लिख दिए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए T2 और T1 आ रहा है, हमको मन है यहाँ पे प्रेशर लाने का, मतलब T2 को हटा के हम प्रेशर बोल रहे हैं कि प्रेशर के टर्म्स में लिखते हैं इसको। कैसे लिखेंगे, आपको पता है कि अगेन फिर से आपका जो गैस लॉ है। अब देखिए, जो आइडियल गैस लॉ में क्या होता है, PV/T कांस्टेंट होता है, इसी को तो PV = nRT बोलते हैं। PV = ये कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, यहाँ N और R है कांस्टेंट, मतलब क्या PV/T आपका कांस्टेंट हो रहा है, ये तो नॉर्मल है, आप क्लास 7-8 में भी पढ़े होंगे, PV/T कांस्टेंट। PV/T कांस्टेंट का मतलब क्या, P1 V1/T1 = P2 V2/T2। हमको चाहिए क्या यहाँ पे, T2/T1, तो यहाँ पे जनरेट करते हैं T2/T1। कैसे जनरेट करेंगे, T2 को इधर लेके आ जाएंगे, तो T2/T1, तो T2/T1, और ये हो गया P2 V2 इधर रहा, और ये P1 V1 इधर चला गया, तो T2/T1 = P2 V2/P1 V1। तो इसी चीज को हम यहाँ लिख दिए, T2/T1 = P2 V2/P1 V1, वहां से यहाँ लिख दिए। अब देखिए, यहाँ भी V है, उधर भी V है, तो V को उधर लेके चले जाते हैं, एक साइड में P को रखते हैं, दूसरे साइड में V को रखते हैं, तो P2/V2, ये V1 इधर ऊपर चला गया और ये V2 ऐसे नीचे आ गया। इसका अगर कुछ पावर यहाँ दिखा नहीं रहे, तो पावर मतलब क्या था यहाँ पे, इसका 1 पावर था, है ना, अगर कुछ नहीं है तो 1 पावर होता है, तो वहीं पे लिखे हुए हैं 1 पावर। अब देखिए कि ये बेस देखिए दोनों का सेम है, दोनों का बेस है V1 और दोनों का एक्सपोनेंट है, यहाँ पे एक 1 एक्सपोनेंट है, यहाँ पे गामा माइनस 1 एक्सपोनेंट है। तो जब आपका बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई होता है तो क्या करते हैं, उसके पावर्स को ऐड कर देते हैं, तो वही ऐड कर दिए, तो गामा माइनस 1 प्लस 1, तो क्या हो गया गामा, तो यही लिख दिए गामा। नीचे भी वही हो रहा है, तो इसी को सिंप्लीफाई करके क्या लिख दिए, P2/P1 = V1/V2 टू द पावर गामा। इसको थोड़ा और अरेंज कीजिए, तो ये V2 टू द पावर गामा इधर ले आए, और ये V1 टू द पावर गामा इधर था, P1 को उधर लेके चले गए, तो ये क्या आ गया, P2 V2 टू द पावर गामा = P1 V1 टू द पावर गामा। कैसा फॉर्म ले रहा है, PV टू द पावर गामा, यही तो फॉर्म लिया ना यहाँ पे, तो इसी को कहते हैं, ये PV टू द पावर गामा कांस्टेंट हो गया इसी वजह से, और इसी चीज को बोलते हैं पॉइजॉन्स इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बहुत जगह यूज होता है पॉइजॉन्स इक्वेशंस, ठीक है। कैसे डिराइव हुआ आपको समझ में आ गया, बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल तरीके से डिराइव हुआ है। PV टू द पावर गामा कांस्टेंट, गामा क्या था, CP/CV, इसको इक्वेशन नंबर 26 कर दिए, ठीक है। अब इसी का थोड़ा थोड़ा केस देखते हैं कि कैसे कैसे इसको यूज करते हैं। यही था PV टू द पावर गामा कांस्टेंट। हम एक बोलते हैं कि ठीक है, अब यहाँ पे K मान लीजिए, ठीक है, PV टू द पावर K कांस्टेंट है। अब इस K का वैल्यू को हम लोग चेंज कर करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो K का वैल्यू को सबसे पहले आप 0 ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, P = कांस्टेंट। तो इसका मतलब K का वैल्यू जब इस इक्वेशन में 0 होता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। एक जनरल ये प्रोसेस का हो गया, एक कोई भी एक थर्मोडायनामिक्स का जो प्रोसेस है वो इससे रिप्रेजेंट हो सकता है। इसका मतलब आइसोबैरिक अगर आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या हो जा रहा है, K 0 हो जा रहा है, तो K 0 हो गया, V टू द पावर 0 मतलब 1, तो P = कांस्टेंट, P = कांस्टेंट मतलब क्या, आइसोबैरिक। K 1 कर देते हैं, तो P.V टू द पावर 1 मतलब क्या, PV = कांस्टेंट, PV कांस्टेंट मतलब क्या हो गया, आइसोथर्मल हो गया, तो पढ़े हैं पहले भी, बॉयल्स ला याद कीजिए, तो PV कांस्टेंट हो गया मतलब ये आइसोथर्मल था। अब जो थर्ड वाला जो आया, K अगर गामा के बराबर हो जाता है तो PV टू द पावर गामा कांस्टेंट हो जाता है। इसी चीज को तो हम आइडियाबैटिक बोलते हैं, जो पॉइजॉन्स इक्वेशंस में किए। तो मतलब क्या, वो स्ट्रक्चर को हम सेम रखते हुए हम ये देख लिए कि किस तरह से अलग अलग K का वैल्यू रखते हुए हम अलग अलग प्रोसेस डेवलप कर सकते हैं। तो इसी प्रोसेस से हम 3, ये जनरल प्रोसेस हो गया और उसी का हम स्पेशल केस बता दिए, ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं कुछ सिंपल एप्लीकेशंस देख लेते हैं। अब देख रहे हैं कि ये PV = कांस्टेंट आइसोथर्मल का हो जाता है, उसी तरह का देखने में ये है PV टू द पावर गामा
कांस्टेंट एडियाबैटिक का। तो इसमें कुछ ना कुछ रिलेशन तो है, क्या रिलेशन है वो देखते हैं।